मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें 3 नए कानूनों को लेकर बात हुई। जुलाई से देश में भारतीय न्याय संहिता के साथ 3 कानून लागू हुए, उसे लेकर मीटिंग हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्र सरकार के अधिकारी और राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी दीपम सेठ मौजूद रहे। इस दौरान नए कानूनों को लेकर हो रहे कामों की केंद्र को जानकारी दी गई। सीएम धामी ने कहा, नए कानून देश की दिशा देने का काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तराखंड में नए कानूनों पर हुए काम की तारीफ की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह से अलग भी मुलाकात की और उन्हें मुनस्यारी की खास शॉल भेंट की। इस दौरान गृह मंत्री को वाइब्रेंट विलेज योजना और शीतकालीन चारधाम यात्रा के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान कई मामलों पर गृह मंत्री ने जरूरी सुझाव भी दिए। उनके बारे में विस्तार से आज यहाँ समीक्षा हुई, जो हमें आगे काम करने हैं। निश्चित रूप से नए कानून नए भारत के लिए एक बहुत बड़ा कानून बनने वाले, बहुत बड़ा कानून के साथ साथ बहुत बचत भी करने वाले हैं, समय से लोगों को न्याय देने वाले हैं। जो संसाधनों की जो काफी ज्यादा खर्चा होता है, संसाधनों का, समय का, मैन पावर का, उन सभी पर बहुत कमी आने वाली है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड में 23 जनवरी 2025 को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा। अब टिकटों को लेकर हलचल तेज हो गई है। देहरादून बीजेपी ऑफिस में टिकटों को लेकर मीटिंग हुई है। इसमें कुमाऊं मंडल के पैनल पर चर्चा हुई। कुमाऊं मंडल के ऑब्जर्वर जिला अध्यक्ष बैठक में शामिल थे। उम्मीदवारों के नामों के ऐलान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 27 और 28 दिसंबर तक टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। नगर निगम के नामों का पैनल हाईकमान को भेजने की तैयारी है। जैसे ही केंद्र से हरी झंडी मिलेगी, टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। नगर पालिका पंचायत घोषणा तो प्रांत स्तर से हम लोग करेंगे। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी उस बैठक में रहने वाले हैं, और जो निगम का पैनल है, वो 3 नाम का पैनल हम केंद्र को भेजेंगे। वहां पर केंद्र नेतृत्व फिर अपना सर्वे के आधार पर और कार्यकर्ताओं की राय शुमारी की, उनके द्वारा भी अलग पक्ष की रहेगी, और उसके बाद वहां से भी जैसी प्रत्याशी घोषित होंगे, तो मुझे लगता है कि 28 से नामांकन है, हम 27-28 के बीच में एक प्रत्याशी घोषित कर देंगे। निकाय चुनाव की घोषणा ने कांग्रेस ऑफिस का माहौल बदल दिया। जहां सन्नाटा रहता था, वहां निकाय चुनाव की सरगर्मी ने माहौल बदल दिया। मेयर से लेकर वार्ड के दावेदार बड़े बड़े नेताओं की परिक्रमा करते दिखे, तो बड़े नेता बैठकों में व्यस्त रहे। देखिए रिपोर्ट। – 2022 चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस ऑफिस में मंगलवार को हलचल दिखाई दी। प्रदेश के 100 शहरों में होने वाले चुनाव में कोई मेयर का चुनाव लड़ना चाहता है तो कोई पार्षद का। इसी चक्कर में निकाय के नेता सीनियर नेताओं से सिफारिशें लगाते नजर आए। 27 दिसंबर से नॉमिनेशन होने, इसीलिए 2 दिन की दौड़ भाग किसकी किस्मत खोल दे कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक हर सीट पर दावेदारों की मारामारी है, और इसीलिए दिख रहा है कि माहौल अच्छा है। हमारे दिक्कत ये आ रही है कि आवेदन बहुत ज्यादा है। हरिद्वार में तो 300 लोगों के आवेदन लगभग हैं। हाँ, तो ऐसे परिस्थितियां जब होती हैं, यहीं महानगर में, यहीं देहरादून में आप देख लीजिए, 28 से ज्यादा अभी तक आ चुके हैं आवेदन, जो है आए हैं जो ऑफिशियली। तो ऐसे में सबको सामंजस्य बैठाना कठिन काम होता है। और दूसरा, इसका एक संकेत ये भी है कि माहौल है, और जब आप यहाँ आवेदन ज्यादा आते हैं तो इसका मतलब है कि माहौल है। चुनाव की घोषणा के बाद मंगलवार को कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने मीटिंग की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, सीनियर नेता प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, हरक सिंह शामिल हुए। यशपाल आर्य के मुताबिक 1-2 दिन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में नाम फाइनल होंगे। तो 2018 निकाय चुनाव में पार्टी अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह के मुताबिक पिछले चुनाव से बेहतर नतीजे रहेंगे। कांग्रेस की पूरी तैयारियां हैं। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी 1-2 दिन में, और जो पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आज और कल में आने की उम्मीद है। लेकिन हम एक सूची जल्दी ही जारी करेंगे।
और हम समझते हैं कि पिछली बार निकाय चुनाव हुआ था, उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन हम इस निकाय चुनाव में करेंगे और ज्यादा सीटें जीतने का काम। निकाय चुनाव का इंतजार पार्टी और नेता 1 साल से कर रहे थे और अगले 3-4 दिन में उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने हैं। ऐसे में जब तक उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हो जाते तब तक बड़े नेताओं और दावेदारों से सुनसान रहने वाला कांग्रेस ऑफिस गुलजार जरूर रहेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब सबसे दिलचस्प चुनाव देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर में होने जा रहा है और बीजेपी का इन सीटों पर फोकस है तो कांग्रेस भी दावा ठोक रखी है। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में जुट गए। बीजेपी ने तो ऐलान भी कर दिया है कि नगर पालिका और नगर पंचायत के टिकट प्रदेश लेवल पर तय होंगे तो नगर निगम के उम्मीदवारों का फैसला दिल्ली से होगा। ऐसे में राज्य के सबसे बड़े निगम देहरादून और हल्द्वानी पर सबकी नजरें टिकी है। इन दोनों सीटों के साथ श्रीनगर सीट पर भी बीजेपी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। नहीं, मैंने कहा राजनीतिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण तीनों सीटें रहती है। वैसे तो ऋषिकेश नगर निगम है, हरिद्वार है, आपका रुड़की है, सारे निगम महत्वपूर्ण होता है, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में 3 सीटों का बड़ा एक महत्व रहता है और 3 सीटें हमारी प्रमुखता में रहती है, हमेशा रहती है। लेकिन वह 11 के 11 निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। राजधानी होने के नाते देहरादून सीट पर कांग्रेस भी दावा ठोक रही है, लेकिन राज्य बनने के बाद सिर्फ एक बार ही कांग्रेस यहाँ अपना मेयर बनवा पाई है। वहीं बनभूलपुरा कांड के बाद हल्द्वानी हॉट सीट बनी हुई है तो वहीं श्रीनगर सीट पर गणेश गोदियाल और धन सिंह रावत के बीच एक बार फिर से सत्ता संघर्ष देखने को मिल सकता है। और जो परिवर्तन किया गया, मैंने कहा ना, बीजेपी ने अपनी कुत्सित राजनीति को साधने के लिए अपने जो इरादे उनके रहते हैं उन इरादों को साधने की नियत से सीटों में परिवर्तन किया गया है, क्योंकि बीजेपी के पास कैंडिडेटों का टोटा है इस समय उन सीटों पर जो थी, तो इसलिए उन्होंने परिवर्तन किया है। लेकिन हम फिर भी पूरी ताकत के साथ इन सीटों को जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा ये तीनों सीटें सियासत का केंद्र बनती चली जाएंगी। श्रीनगर, हल्द्वानी के बाद अल्मोड़ा जैसी सीटों पर भी जहां आखिरी वक्त पर आरक्षण रोस्टर बदला गया वहां मामला और ज्यादा रोचक हो सकता है। ऐसे में निकाय चुनाव खासे दिलचस्प होना तय है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हल्द्वानी में मेयर की सीट जनरल होने के बाद कुमाऊं के मैदान की राजनीति पूरी तरह से गर्म है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की पार्टियों में दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है और ये फौज अब दोनों पार्टियों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। यह हलचल हल्द्वानी की है, जहां के सियासी समीकरण पिछले 24 घंटे में अचानक पूरी तरह बदल गए। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट अचानक बीजेपी और कांग्रेस दफ्तरों में पहुंच गए और अपनी सीनियरिटी का हवाला देकर टिकट की मांग कर रहे हैं। पर्यवेक्षक भी इनकी राय जान रहे हैं। हाँ, बस इतना जरूर कहता हूँ, राजनीतिक रूप से मैं जरूर कहता हूँ कि 32 साल मेरा पार्टी में हर फॉर्मेट में काम किया, कई आंदोलनों का गवाह रहा, खुद उन आंदोलनों को जिया है। छात्र संघ की राजनीति से लेकर के NSUI, यूथ कांग्रेस, सीनियर कांग्रेस आंदोलन, चाहे वो जमरानी आंदोलन हो, राज्य निर्माण का आंदोलन हो, चाहे अभी कुछ समय पहले ही रह के जो आंदोलन हो, हमने सफल। देखिए, जिस तरह से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो गई है, जो छिलफोड़ वहाँ हो रहा है, तो वहाँ भयंकर नाराजगी है मतदाताओं में, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा और हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छा प्रत्याशी आएगा और जिसको देकर के लोग कांग्रेस को इसमें मदद करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी में भी दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। हालांकि बीजेपी इसे पार्टी के लिए अच्छा संकेत बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो कभी भी चुनाव के लिए तैयार रहती है और जाहिर सी बात है, आपकी जो आपने कहा कि असंतोष तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, जब सीट ओबीसी थी तो उसमें दावेदार कम थे, लेकिन जब जनरल सीट आई तो हमारे पास बहुत दावेदार हैं और एक बहुत लंबी फहरिस्त दावेदारों की है। और मुझे लगता है कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा सभी कार्यकर्ता सर्वमान्य से उसको अपनाकर और उसके पीछे लग जाएंगे। कांग्रेस में जहां 40 से ज्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं तो वहीं बीजेपी में ये आंकड़ा 35 का है। ऐसे में पार्टियों को इस भीड़ में जिताऊ प्रत्याशियों को ढूंढना बड़ी चुनौती है।
हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में मीडिया को संबोधित किया और कहा कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ काम किया है। साथ ही कहा गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया और अब मोदी सरकार आने के बाद बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय उनके स्मृति मंदिर का उद्घाटन हुआ। दिल्ली स्थित अंबेडकर सेंटर का निर्माण भी कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, बाबा साहब की स्मृतियों को सजोने का कार्य हुआ। चाहे वो लंदन हो, दिल्ली हो, नागपुर, मुंबई में उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण स्थलों पर स्मृतियों का निर्माण किया गया है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी अपनी लोकसभा के दौरे पर हैं। यहां पर श्रीनगर में उन्होंने पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बातचीत की और इस दौरान कई लोगों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलवाई है। अनिल बलूनी ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में सभी का बहुत स्वागत है। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा की तारीफ की। बलूनी ने कहा शीतकालीन यात्रा से यात्रा रूट पूरे साल गुलजार रहेगा। बलूनी ने यह भी कहा कि शुरुआती दौर में अगर 20% श्रद्धालु भी शीतकाल यात्रा करेंगे तो शुरुआती दौर के लिए ये अच्छे संकेत होंगे। आने वाले दिनों में यात्रियों से शीतकाल यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम और फीडबैक लिए जाएंगे, जिससे व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद किया जा सके। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी शुरुआत भी की है और वास्तव में पूरे साल भर जो है वो पर्यटन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आधे समय चलता है, आधे समय बंद रहता है, काफी कुछ महीने बंद भी रहना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह से कुछ 10% 20% भी इसमें हम लोग वृद्धि कर पाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे पहाड़ की आर्थिकी को भी सबल होगी और मुझे लगता है कि ये प्रयास अच्छा प्रयास है। आने वाले समय में इसमें अगर हमको लगेगा कुछ और भी चीजें जोड़नी है तो उसको भी करके इसको आगे बढ़ाएंगे। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है और क्वारब के पास पहाड़ी से भारी मलबा रोड पर आ गया। कई टन मलबा भरभरा कर गिर गया और ये तस्वीरें कैमरे में भी कैद हो गई। क्वारब में लगातार मलबा गिर रहा है और पिछले कई महीने से लोग यहां परेशान हैं। क्वारब पुल के पास पहाड़ी टूटने का सिलसिला जारी है और मिट्टी लगातार गिर रही है, लेकिन आज भारी भूस्खलन हो गया है। न्यूज 18 आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। उत्तराखंड में कई जगह बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है और बर्फ की वजह से पूरा मंदिर ही सफेद नजर आ रहा है। बर्फ गिरने से धाम में मास्टर प्लान के काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। मंदिर परिसर के आसपास बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है और इस बीच बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगे हुए ITBP के जवान में मंदिर में तैनात हैं। बद्रीनाथ धाम में आधा फीट से अधिक बर्फबारी हुई है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में इस सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। खासकर चीन और नेपाल बॉर्डर से सटी व्यास घाटी में 3 से 4 इंच तक बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से लोगों को काफी दिक्कतें भी हुई हैं और मौसम में आई तब्दीली के कारण ऊंचाई वाले इलाके में पूरी तरह से सफेद चादर बिछ गई है। बर्फ की बर्फबारी के कारण इन इलाकों में पारा तेजी से गिरा है। भारी बर्फबारी के बीच भी सीमाओं की सुरक्षा में जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। चीन और नेपाल सीमा पर बसी व्यास घाटी में बर्फबारी के बाद पारा दिन में -20 डिग्री तक जा रहा है। हालात ये हैं कि पानी पूरी तरह जम गया है। नदी नाले झरने जम चुके हैं। ऐसे में पानी को गलाकर जवान अपनी प्यास बुझा रखे हैं, लेकिन सीमाओं की चौकसी में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद बंद हुए गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया गया है। BRO की टीम ने रास्ते से बर्फ हटाकर रोड को क्लियर किया। हालांकि अब भी फिसलन बरकरार है। लगातार बर्फ गिरने से मुसीबतें बढ़ रही हैं। इलाके में कड़ाके की ठंड है। देश विदेश से सैलानी भी पहुंच रहे हैं जो कि बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। रास्ता खुलने से हर्षिल में फंसे कई सैलानियों को भी निकाला गया।
चक्राता की त्यूड़ी में भारी बर्फबारी हुई। इसकी वजह से रोड पर बर्फ ही बर्फ है और लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। कई जगह तो बर्फ की वजह से सड़क बंद है, जिससे खोलने का काम किया जा रहा है। सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी के बाद पर्यटक भी पहाड़ पे पहुंच रहे हैं। औली में पर्यटकों का जमावड़ा है। सुबह से भारी संख्या में पर्यटक औली पहुंचे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से औली जोशीमठ सड़क पर भी जाम की स्थिति पैदा हो गई है। औली जोशीमठ मोटर मार्ग पर पहाड़ी कैफ से लेकर टीवी टावर तक जाम लग रहा है। हालांकि पुलिस जाम खुलवाने के लिए मौके पर तैनात है। जो पर्यटक औली घूमने आए हैं वो औली की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सैलानियों का कहना है कि यहाँ बर्फबारी के बाद नज़ारे काफी खूबसूरत हो गए हैं। ऐसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में कहीं हेवन। अभी सच में माउंटेन्स कॉलिंग। पहाड़ों से पलायन के साथ यहाँ की लोक विद्या संस्कृति भी पलायन कर रही है और शहरों की चकाचौंध ने पहाड़ के रीति रिवाज परंपराओं को पीछे छोड़ दिया है। तो नैनीताल का एक ऐसा स्कूल है जो अपनी माटी की इस खुशबू को दुनिया के आगे रखने में जुटा हुआ है। लोक संस्कृति दिवस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहाड़ी वाद्य यंत्रों पर जादू बिखेर रहे ये हैं नैनीताल के स्कूली बच्चे। ढोल दमाऊं हुड़के थाप हों या फिर जागर की गायन शैली, भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय के छात्र इसको खूब रंग दे रहे हैं। पहाड़ की संस्कृति बचाने के प्रयास से स्कूल में शुरू हुए वाद्य यंत्रों की ये गूंज नैनीताल शहर के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में भी सुनाई देने लगी है। पहाड़ की संस्कृति की झलक झोड़ा, चांचरी, छपेली में भी ये हुनरबाज अव्वल हो रहे हैं, तो वहीं पेशेवर कलाकारों को भी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि इसके पीछे स्कूल की मंशा पहाड़ का कल्चर बचाने की है। कोई व्यक्ति पलायन करता है या परिवार पलायन करता है, या तो वो शहरों की ओर जाता है या महानगरों की ओर जाता है, उसके साथ उसकी संस्कृति भी पलायन कर जाती है। वो अपने जो स्थानीय जो है मेले होते हैं, झोड़ा चांचरी होते हैं या अन्य कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को अकेला कोई परिवार या अकेला व्यक्ति शहरों में नहीं कर पाता। पलायन के साथ पहाड़ के लोक संगीत और लोक परंपराएं खत्म हो रही हैं, तो 24 दिसंबर के दिन को उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा है। जागर, छपेली, झोड़ा समेत यहाँ की गायन और वाद्य यंत्रों का ज्ञान नई पीढ़ी को दिया जाने लगा है, तो युवा भी इसे शिक्षा के साथ रोजगार का जरिया मान रहे हैं। हालांकि जानकार कहते हैं कि पहाड़ के इस कल्चर को बचाने के लिए स्कूल लेवल पर शिक्षा जरूरी है। सर, जो हमारी जो कल्चर की ढोल दमाऊ हुड़का ये चीज़ें हैं सर, हमारी कुमाऊं की पहले से चलते आ रही है। कुमाऊं गढ़वाल में सर इसमें हमारे देवी देवता भी पूजे जाते हैं और सर ये ऐसी चीज़ है सर जो अब विलुप्त तो होते जा रही है। सर इसको लोग बहुत कम चीज़ें कर रहे हैं, हर जगह बंद होते जा रही हैं। कल्चर में जो हमारे जो 30 त्योहार होते हैं ये भी हमारे कल्चर है, जैसे फूलदई है, घुघुतिया है, हरेला है, ये हमारे जो उत्तराखंड के जो त्योहार हैं ये भी हमारे कल्चर में आते हैं। इसको भी बचाने के लिए सरकार ने इसकी पहल करनी चाहिए और स्कूल को जो भी उनसे हो सकता है वो फंड दें और जिससे हमारा कल्चर बचा रहे। वार त्योहार में सोशल साइट्स पर अपनी माटी की याद तो सभी को आती रहती है, लेकिन पहाड़ के रीति रिवाज, परंपराओं और लोक संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे ही प्रयास करने होंगे, तभी लोक संस्कृति दिवस जैसे दिनों का महत्व बना रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।